नमस्कार, नेक्स्ट आइस हिंदी के एचओडी अंक में आपका स्वागत है। आइए चर्चा करते हैं आज की पहली न्यूज के ऊपर। इस न्यूज को पीआईबी ने कवर किया था और ये जनगणना से जुड़ी न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आगामी जनगणना में जातिवार गणना को मंजूरी दे दी है। ये बहुत बड़ी न्यूज है। हो सकता है यूपीएससी इस पे निबंध भी पूछ सकता है और क्वेश्चन भी मेंस में पूछ सकता है। तैयार रहिएगा। और ये माना जा रहा है कि आजादी के बाद पहली बार होगी जातिवार गणना। इससे पहले वर्ष 1931 में जातिवार गणना हुई थी और ऐसा माना जा रहा है कि अगले वर्ष यानी 2026 तक संभावित जनगणना के साथ ही ये जातिवार गणना संपन्न की जा सकती है। अब देखिए, बात करते हैं कि क्या है जाति जनगणना। देखिए, राष्ट्रीय जनगणना के दौरान लोगों की जाति पहचान के आधार पर व्यवस्थित तरीके से आंकड़े जुटाए जाते हैं और यही जाति जनगणना है। भारत में ऐतिहासिक रूप से जातियां सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित करती रही हैं। ऐसे में जातियों के आंकड़ों से पता चल सकता है कि कोई भी खास जाति किन क्षेत्रों में जातियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है। आपने इसका भी नाम सुना होगा, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, SECC। इसका यही उद्देश्य है कि कोई खास जाति किन क्षेत्रों में है, जातियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है, उनका प्रतिनिधित्व यानी रिप्रेजेंटेशन कितना है। इस जनगणना का उपयोग सामाजिक न्याय और उनके कल्याण के लिए नीतियां बनाने में किया जा सकता है। इसीलिए पूरा ये एक्सरसाइज की जा रही है और काफी दिनों से इसकी मांग की जा रही थी। और ये बात करें कि देश की आजादी के बाद से अब तक किए सभी जनगणनाओं में जाति को बाहर रखा गया। वर्ष 2010 में अगर बात करें तो तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लोकसभा को आश्वस्त किया था कि जातिवार जनगणना कराने के मुद्दे पर कैबिनेट में विचार किया जाएगा। इस विषय पर विचार विमर्श के लिए मंत्रियों का एक समूह भी बनाया गया था। अब बात करते हैं कि जाति जनगणना के इतिहास के ऊपर क्या है और क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी, इसलिए इतिहास के ऊपर भी बात करना जरूरी है। जाति जनगणना का इतिहास। भारत में पहली बार वर्ष 1881 में जनगणना हुई। आप लोग पढ़ते होंगे मॉडर्न हिस्ट्री में। उस समय भारत की आबादी लगभग, अगर बात करें भारत की आबादी की, लगभग 25.38 करोड़ थी। तब से हर 10 वर्ष पर जनगणना हो रही है। ठीक है, 1881 से 1931 तक जाति जनगणना हुई, लेकिन 1941 में जाति आंकड़े जुटाए गए, लेकिन इनको सार्वजनिक यानी पब्लिक नहीं किया गया। आजादी के बाद वर्ष 1951 में पहली बार जनगणना हुई थी। उस समय सरकार ने तय किया कि सिर्फ अनुसूचित जाति यानी SC और ST के आंकड़े ही जुटाए जाएंगे। सरकार का मानना था कि जातियों की गणना से समाज विभाजित होगा और राष्ट्रीय एकता कमजोर होगी, इसलिए गणना करना बंद कर दिया गया था, उनके आंकड़े देना बंद कर दिया गया। देखिए, अगर इसके लिए बात करें कि कौन कौन से आयोग का गठन हुआ, तो 1955 का केलकर आयोग आप नाम ले सकते हैं। उसके बाद मंडल आयोग 1990, उसके बाद नेशनल सैंपल सर्वे 1999 से लेकर 2004-05 तक, और फिर पीरियोडिक लेबर फोर्स वर्ष 2021-22। ठीक है, और कई राज्य करा चुके हैं जाति सर्वे, लेकिन वो गणना नहीं थी। अगर उनकी बात करें तो बिहार, तेलंगाना, कर्नाटक अपने स्तर पर जाति जनगणना नहीं कराएं, लेकिन सर्वे करा चुके हैं। और इसका उद्देश्य राज्य की आरक्षण नीतियों और कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए आंकड़े जुटाना था। बिहार के जाति सर्वे वर्ष 2023 से सामने आया कि राज्य की कुल आबादी में ओबीसी और अति पिछड़ी जातियों की हिस्सेदारी 63% की थी। तो इसलिए कहा जाता है कि जिन लोगों को सही कल्याणकारी स्कीमें पहुंचनी चाहिए, मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पाती है। इसलिए सारी एक्सरसाइज की जा रही है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इसको अच्छे से कवर कीजिएगा। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को पीआईबी ने कवर किया था और ये इकोनॉमी सेक्शन की न्यूज है। इकोनॉमी के सेक्शन के अंतर्गत एग्रीकल्चर सेक्शन की न्यूज है। ये कल कैबिनेट ने काफी बड़े बड़े फैसले लिए थे, उसी के अंतर्गत ये न्यूज है। कैबिनेट ने वर्ष 2025-26 के सीजन के लिए चीनी मिलों द्वारा गन्ना किसानों को दे गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य FRP, फेयर रेम्युनरेटिव प्राइस को मंजूरी दे दी है। जैसा कि हम सब जानते हैं, गन्ना के लिए MSP जारी नहीं होती है, उसके लिए जारी होती है FRP। और गन्ना किसानों के लिए 355 रुपये प्रति क्विंटल का उचित एवं लाभकारी मूल्य स्वीकृत किया गया है। और इस निर्णय से लगभग 5 करोड़ गन्ना किसानों और उनके आश्रितों के साथ साथ चीनी मिलों संबंधित सहायक गतिविधियों में कार्यरत 5 लाख श्रमिकों को लाभ में होगा। ठीक है, ये बड़ी न्यूज है, बहुत अच्छी न्यूज है। अब बात करते हैं कि क्या होता है FRP। अगर बात करें उचित
एवं लाभप्रद यानी लाभकारी मूल्य, जिसको अंग्रेजी में FRP बोलते हैं, फेयर रेम्युनरेटिव प्राइस FRP, वह मूल्य होता है जिसका चीनी मिलों तथा कारखानों द्वारा गन्ना किसानों को भुगतान किया जाता है। ये किसको किया जाता है भुगतान? गन्ना किसानों को। जिसका चीनी मिलों तथा कारखानों द्वारा गन्ना किसानों को भुगतान किया जाना आवश्यक होता है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल कमेटी यानी जिसको CCEA बोला जाता है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, वो फैसला लेती है, वही अनुमोदित करती है FRP को। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति की बैठक में कल बुधवार 2025 और 26 के पेराई सीजन जो अक्टूबर से सितंबर तक होता है, 1 अक्टूबर से शुरू होगा और अगले 30 सितंबर तक चलेगा, के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 355 रुपए प्रति क्विंटल तय करने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। और यह पिछले वर्ष के सीजन के मुकाबले 15 रुपए पे, और यह पिछले सीजन के मुकाबले अगर बात करें तो 15 रुपए प्रति क्विंटल अधिक है। और ये नया दाम 1 अक्टूबर 2025 से होने वाली गन्ना खरीद के लिए लागू होगा। और केंद्र के इस निर्णय से देश के दूसरे राज्यों पर भी गन्ने के FRP को बढ़ाने का दबाव बढ़ेगा। विशेष करके बात करें तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा जैसे कुछ राज्यों में जहां पे गन्ने का अधिक उत्पादन होता है। देखिए, अगर इसके बैकग्राउंड में अगर बात करें गन्ने के FRP के ऊपर, तो वर्ष 2009 में गन्ना नियंत्रण आदेश 1966 में संशोधन के साथ गन्ने के वैधानिक न्यूनतम मूल्य यानी स्टैट्यूटरी मिनिमम प्राइस, जिसको SMP बोला जाता है, स्टैट्यूटरी मिनिमम प्राइस की अवधारणा को गन्ने के उचित एवं लाभप्रद यानी FRP यानी फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस से इसको रिप्लेस किया गया था। तब से SMP की जगह FRP प्रयोग होने लगा, फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस। अब देखिए, UPSC लगातार क्वेश्चन भी पूछता रहा है, आइए चर्चा करते हैं। 2015 में UPSC ने क्वेश्चन पूछा था, आइए उसके ऊपर चर्चा करते हैं। आप देख सकते हैं 2015 में A सीरीज का क्वेश्चन नंबर 13 था। क्वेश्चन ये था कि गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत यानी FRP को निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता है या करती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका उत्तर आपको बताना है। ऑप्शन A आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति, ऑप्शन B कृषि लागत और कीमत आयोग, ऑप्शन C कृषि मंत्रालय का विपणन और निरीक्षण निदेशालय, ऑप्शन डी कृषि उत्पाद विपणन समिति। कृपया इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास कीजिए। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को PIB ने कब किया था और ये कल्याणकारी नीतियों से जुड़ी हुई न्यूज है जो GS पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसरो के तकनीकी नेतृत्व में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में 75 अंतरिक्ष प्रयोगशालाएं स्थापित करेंगे और ये देश के 19 राज्य इस योजना से लाभान्वित होंगे। योजना के अंतर्गत कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व यानी जिसको CSR बोला जाता है, सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके ऊपर UPSC क्वेश्चन भी पूछता रहा है, के अंतर्गत लगभग 12 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इससे शैक्षिक अंतराल को पाटा जा सकेगा और अंतरिक्ष विज्ञान यानी स्पेस साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग, गणित के क्षेत्र में आदिवासी युवाओं के लिए अवसर के नए द्वार खुलेंगे। बहुत अच्छी न्यूज है ये। जनजातीय कार्य मंत्रालय और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए देश के 19 राज्यों के 75 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में अंतरिक्ष प्रयोगशालाएं स्थापित करने की घोषणा की है। केंद्र सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के अनुसूचित जनजाति समुदाय के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की स्थापना कर रखी है ताकि उन्हें उच्च और व्यावसायिक शैक्षणिक पाठ्यक्रमों द्वारा शिक्षित कर विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के उत्तम अवसर प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके। ठीक है। और शिक्षा प्रदान करने के अलावा विद्यार्थियों के पोषण और समग्र स्वास्थ्य और विकास का भी ध्यान रखता है। ये अभी देश भर में 470 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय चल रहे हैं। ये रेजिडेंशियल स्कूल होता है, यहाँ पे बच्चे हॉस्टल में रह के पढ़ाई करते हैं, विशेष करके जनजातीय समुदाय के बच्चे होते हैं। यहाँ पे भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के पहल के अंतर्गत जनजातीय कार्य मंत्रालय को अंतरिक्ष प्रयोगशालाएं स्थापित करने में सहायता के लिए लगभग 12 करोड़ रुपए स्वीकृत करने की घोषणा की है। और इस पहल को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा मान्यता प्राप्त अंतरिक्ष ट्यूटर एजेंसियों द्वारा तकनीकी रूप से संचालित किया जाएगा। ऐसी प्रत्येक प्रयोगशाला में निम्नलिखित एडवांस साइंटिफिक डिवाइसेस इस्तेमाल किए जाएंगे। ठीक है, ये कुल मिला के जनजातीय विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छी न्यूज है।
आप इस इमेज में देख सकते हैं कि ये स्पेस लैब भारत के 19 राज्यों के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में स्थापित किए जाएंगे, जिनमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और जो यूटी है दादर और नगर हवेली, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल शामिल है। याद रखिएगा, स्टेट भी आपको पता होना चाहिए। और इस पहल से 50,000 से अधिक जनजातीय छात्र लाभान्वित होंगे, बेनिफिटेड होंगे, उनको लाभ मिलेगा। तो कुल मिला के ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको अच्छे से कवर कीजिएगा। साथियों, आज के HOD अंक को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट टाइम हिंदी के साथ। धन्यवाद।